Assalamualaikum dear students, hope you are doing well। तो हम कंटिन्यू वहीं से कर रहे थे हमारी रिकमेंडेड बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, और इसका जो हम सेक्शन 3 थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 19 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 20 का हम लोगों ने अभी पढ़ना है टॉपिक नंबर 4, वर्क एंड हीट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छा बेटा देखें, इसमें सबसे पहले क्या है कि वो बता रहे हैं कि हम लोग किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, हालत को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं। अब उसमें एग्जांपल हो गई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एक न्यू हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये 4 हो गए। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो हम इसको कहते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, तो हम इनको कहते हैं ये कौन से हैं? स्टेट वेरिएबल्स हैं। इसी तरह कोई अगर मैकेनिकल सिस्टम होता, फॉर जैसे कोई मोशन कर रहा है जो सिस्टम, तो उसके लिए हम मोस्टली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनके हो सकते हैं हमारे क्या स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि गैस की केस में जो कि कंटेनर में होती है, इंटरनल एनर्जी का इक्विलिब्रियम में होना बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी सिस्टम के लिए। तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। बहरहाल ये स्पेसिफिकेशन है कि सिस्टम पूरा का पूरा एक हालत होनी चाहिए, उसके थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, पहली चीज। तो ये बात थी स्टेट वेरिएबल्स की। इस पैराग्राफ में सिर्फ आपने एक एक डेफिनेशन स्पेसिफिक करनी है जो कि किसकी है? स्टेट वेरिएबल्स की। ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी भी सिस्टम की हालत को, स्टेट को मेजर करने के लिए यूज हो, वो स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कहते हैं ट्रांसफर वेरिएबल्स। ठीक है, ट्रांसफर वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो वैसे वेरिएबल आमतौर पे हालत को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ तब काम आ रहे होते हैं जब क्या होता है, कोई भी एनर्जी या कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है कोई भी सिचुएशन। ठीक है, स्पेशली एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं एनर्जी कंजर्व करने के लिए, कि आखिर जो हमारी लॉस्ट एनर्जी है किसी भी सिस्टम में एंटर हुई है या किसी भी सिस्टम में लीव हुई है, वो एनर्जी कहाँ गई, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसफर वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स अक्सर इनकी नॉन जीरो वैल्यू होती है, और ये क्या करते हैं, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री से ट्रांसफर हो रही है तो ये इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ट्रांसफर वेरिएबल्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, किस कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं? एनर्जी अगर एंटर हो रही है तो ये ट्रांसफर वेरिएबल्स पॉजिटिव होंगे, और अगर लीव हो रही है तो हम कहते हैं मोस्टली ये नेगेटिव है किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम को बेस बनाते हुए अगर एंटर हो रही है तो पॉजिटिव एनर्जी, अगर एंटर लीव हो रही है तो हम कहेंगे नेगेटिव। अगर जो हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है किसी भी बाउंड्री के अक्रॉस है, किसी भी सिस्टम में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रांसफर वेरिएबल्स होते हैं वो एसोसिएट नहीं होते उसकी हालत से, बल्कि उसकी चेंज से रिलेटेड होते हैं। ये वो हालत से रिलेटेड जो होते हैं वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। जो चेंज से रिलेटेड होते हैं, किसी भी सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने को, या स्टेट में क्या चेंजिंग आई है, वो कहलाते हैं ट्रांसफर वेरिएबल। कहते हैं प्रीवियस सेक्शन में हम एक ट्रांसफर वेरिएबल हीट को स्टडी कर चुके हैं, फिर हमने डिफरेंट दो मेथड भी कैलकुलेट किए हीट को स्टडी करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी के। एक स्पेसिफिक हीट था, दूसरा लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट हमने तब यूज किया जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। एक दूसरा हमने पढ़ा जब फेज चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में फेज चेंज की वजह से चेंज आता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको हमने लेटेंट हीट का। अब हम इस टॉपिक में एक तीसरा तीसरा वेरिएबल पढ़ने लगे हैं जिसे हम कहते हैं वर्क। आप कहते हैं हमने पीछे भी चैप्टर 7 में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑन मजीद देखेंगे कि हमारे पास क्या है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक कंटेनर है जो कि क्या है, चारों तरफ से बंद है। इसके अंदर एक गैस मौजूद है जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। जो प्रेशर है ना गैस का, वॉल्यूम V है, और जो ये प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रही है तमाम साइड पे और पिस्टन पे प्रेशर P। अगर हम कंसिडर करें कि हमारा जो ये पिस्टन है इसका एरिया जो है वो A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इस पे प्रेशर जो लगा रही है वो गैस वो P है, तो जो फोर्स हम प्रेशर की फोर्स निकालेंगे P इज इक्वल टू F ओवर A होता है। अगर हम फोर्स निकालेंगे तो वो बनेगी F इज इक्वल टू P ओवर A। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना गैस इस पे फोर्स लगा रही है उतनी ही पिस्टन जो है वो गैस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो भी P A के इक्वल होगी। तो कहते हैं नेक्स्ट स्टेट में अगर हम इस पे कॉजिस्टेटिकली प्रोसेस करें
हम गैस के पिस्टन को अंदर मूव करें और उस पे उसको कंप्रेस करें, और प्रोसेस हमारा कौन सा, क्वाजीस्टैटिकली। क्वाजीस्टैटिकली कौन सा प्रोसेस होता है कि हम इतने स्लो स्लो छोटे छोटे स्टेप में प्रोसीजर करें कि हमारे सिस्टम की जो है इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और डिफरेंट अदर फीचर्स पे असर ना हो, सिर्फ किस पे हो, वॉल्यूम आराम से चेंज हो रहा हो। ठीक है, हमारा सिस्टम ऐसे जिसमें ज्यादा वो स्टैटिक प्रोसेस हो, मतलब आहिस्ता 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 छोटे स्टेप में करना, हम कहते हैं क्वाजीस्टैटिकली ऐसा प्रोसेस है, इतना स्लो इनफ प्रोसेस है कि जो सिस्टम की ना इंटरनल एनर्जी ऑलमोस्ट वो इक्विलिब्रियम में रहे, कांस्टेंट रहे तमाम टाइम में। इक्विलिब्रियम मतलब तमाम सिस्टम की अगर बढ़ रही है तो बराबर, अगर कांस्टेंट है तो भी बराबर। ठीक है, अब हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, हमारे ये जो पिस्टन है ना, इसका नीचे वाला जो फेस है ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे हम पिस्टन को नीचे मूव करेंगे तो हम इसने जो फोर्स लगाई है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो फोर्स जो लगाई है उसे माइनस एफ जे कह दिया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। और जो डिस्प्लेसमेंट है हम कहते हैं वो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसको डिस्प्लेसमेंट डी आर को लिख दिया डी वाई जे यूनिट में, क्योंकि ना एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है ना वाई जी डायरेक्शन में, सिर्फ वाई में, सारा फोर्स भी वाई में और डिस्प्लेसमेंट भी वाई में। कहते हैं अगर हम इसके अकॉर्डिंग वर्क का फॉर्मूला लगाएं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको सिंप्लीफाई करें, एफ की वैल्यू ये पुट कर दी, डी आर की वैल्यू ये पुट कर दी, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एफ डी वाई जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। एफ की जगह हमने क्या किया, ये पी ए फॉर्मूला जो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था कि फोर्स प्रेशर के अकॉर्डिंग पी ए है, और डी वाई। अब अगर हम कंसिडर करें कि जो ये हमारे पिस्टन का मैस है ना वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा ये ए डी वाई है, ये क्या है, हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। ए एरिया इंटू डी वाई चेंज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम है, जो कि गैस का, कि गैस का इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। इसको फिर हम पी डी वी से डायर कर लेंगे। हम कंसिडर करते हैं अगर गैस को कंप्रेस किया गया है तो हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव होगा, कम होगा ना। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा ये नेगेटिव 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 प्लस हो जाएगा, हमारा वर्क डन जो गैस पे किया जाए वो पॉजिटिव होता है। इसके बरक्स अगर गैस को एक्सपेंड किया जाए तो डीवी होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। जो कि हम कहते हैं कि जब सिस्टम वर्क करे तो हमारा वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इसी वाली कंडीशन को हम लोग वर्क डन फाइंड करने के लिए चेंज करें तो इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम की कंडीशन में तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये वैल्यू आ गई W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन VI टू VF P dV। ठीक है, उसके बाद हम क्या, अगर इस इंटीग्रल को हम कहते हैं आमतौर पे हम इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास चले वर्क आ जाएगा, लेकिन हमने नेचर में ये देखा है कि जब वॉल्यूम चेंज हो रहा हो या टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो प्रेशर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे तो हमने प्रेशर कॉन्सिडर कर लिया कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ऐसा करने के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम को कॉन्सिडर करेंगे। ऐसे ग्राफ को हम पीवी डायग्राम कहते हैं, जैसे कि ये दिखाई हुई है आपको ये वाली डायग्राम। हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास है पहले इनिशियल कंडीशन ये है आई, और ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर कम था, जैसे जैसे हमने अपना सिस्टम पे वर्क डन किया तो उसका प्रेशर वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर ज्यादा हो गया। तो इस जो इनिशियल से फाइनल स्टेट की जो ये कर्व है, कर्व जो पीवी डायग्राम पे बनती है उसे हम कहते हैं पाथ, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान होती है। अगर हम कंसिडर करेंगे जो भी हमने पीछे वर्क डन की इक्वेशन देखी है, ये वाली इक्वेशन इस वाले के इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया अंडर द कर्व है, कि पीवी डायग्राम के अंदर कितना एरिया आ रहा है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास वर्क डन कहलाएगी, एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होगी। उसी वर्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं वर्क डन किसी पे गैस पे किया जाने वाला किसी भी कॉजेस्टैटिक प्रोसेस है। ठीक है, जो क्या करता है, गैस को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर ले जाता है, और वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव एरिया अंडर द कर्व के।
ठीक है, ये विच इज इक्वल टू नेगेटिव, ये माइनस, और ये बाकी वैल्यू क्या है, एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होता है, जो कि किसी भी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये बाकी सारी बातें आपको समझाने के लिए थी। यहाँ से आपने पीवी डायग्राम करनी है, वर्क की डिफाइन करनी है, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये लिखना है, और पाथ डिफरेंस का पीवी डायग्राम की डेफिनेशन, पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये सिंपल ये चीजें लिखनी है। अब हम ना बेसिकली एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करें, हम यहाँ से देखने जा रहे हैं कि हमें किसी भी प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है पाथ पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान कौन सा पाथ है। इसको देखने के लिए हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको सिंपल पेपर में कहा जाए कि आप ये प्रूव करें कि हमारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो आपने क्या करना है, वर्क डन की डिफाइन लिख देनी है, फॉर्मूला बेशक फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद ये 3 पीवी डायग्राम बना के दिखानी है, और तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करने लग जाना है। पहली डायग्राम में है, देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है कि पहली डायग्राम में इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने के लिए 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या किया गया है, इनिशियल प्रेशर पर ही, पी पर ही वॉल्यूम को कम किया गया है, वी से इतना कंप्रेस किया गया कि वॉल्यूम चेंज होके वी से वी में चेंज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया है। वर्क डन का फॉर्मूला निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो भी हमने पीछे देखा है उसमें पुट करेंगे, पी की वैल्यू पी माइनस वैसे का वैसे, इंटीग्रेशन लेंगे से वी के दरमियान, तो हमारे वर्क डन की वैल्यू आएगी पहली कंडीशन में माइनस पी माइनस वी। ठीक है, ये पहली कंडीशन में हमारी वैल्यू किसकी आएगी, वर्क डन की। चलें इसको साइड पे रख लेते हैं, ये याद रखेंगे कि ये वैल्यू आई हुई है। अब सेकंड के, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि प्रेशर को चेंज करेंगे पी से पी में। वर्क डन हमारा प्रेशर चेंज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वॉल्यूम चेंज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसके लिए हम वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते। वर्क डन सिर्फ हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, वो हमारा वर्क डन हो गया। सेकंड केस में क्या है, हमने पहले क्या किया, इनिशियल कंडीशन में पहले प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम को छेड़े बगैर, उसके बाद हमने क्या किया है, वॉल्यूम को चेंज किया इनिशियल से फाइनल पे विद हाई प्रेशर। इसके लिए अब वर्क डन की हम वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ उस कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं जिस कंडीशन में प्रेशर था फाइनल पीएफ और वॉल्यूम चेंज हो गया था वीएफ माइनस वीआई से। तो इस कंडीशन में हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आएगी माइनस पीएफ वीएफ माइनस वीआई। अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करें तो ब्रैकेट वाली वैल्यू तो चले सेम है, लेकिन इनिशियल प्रेशर कम था और फाइनल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए हमारे पास इस वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अब हम कंसिडर करें अगर तीसरी कंडीशन को, तीसरी कंडीशन हमें क्या बता रही है, इन दोनों का दरमियानी रास्ता बता रही है एक, तो उससे मतलब पता चलेगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम कम चेंज हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये पैराग्राफ, ये तीनों चीजें हमें क्या शो कर रही हैं कि हमारा वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। पाथ फॉलो करने के अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमें जब भी वर्क डन को फाइंड करना है, हमें कोई फंक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वी देखना पड़ेगा कि प्रेशर का क्या चेंज है, प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वी। इसको कंसिडर करते हुए ही हम एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग्स ले सकते हैं अपने इंटीग्रल की। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया कि क्वेश्चन आपका आए कि सिर्फ इतना बताएं कि आपके उस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क, तो आपने इसने इन तीनों डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू वर्क के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ, इसको ना उन्होंने डिस्क्राइब इस तरह किया हुआ है कि अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं कि कितनी हीट क्यू ट्रांसफर होती है सिस्टम से या सिस्टम से आउट होती है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो देखें, उन्होंने कहा हुआ है कि ये हमारा वो प्रोसेस है, देखते हैं हम। कहते हैं ये जो पहला स्टेप है ए और बी, ये एक प्रोसेस है, जबकि सी और डी दूसरा प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में क्या किया हुआ है, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसका इनिशियल प्रेशर है, वॉल्यूम है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर है टी। स्टार्ट में हमने क्या हुआ है, वो जो है तमाम तरफ से इंसुलेटेड है, सिर्फ नीचे एक एनर्जी रिजर्वायर मौजूद है जिसका टेम्परेचर भी टी है, जितना हमारे गैस का टेम्परेचर है इनिशियल। ठीक है,
अब एनर्जी रिजर्वायर की डेफिनेशन आपकी यहाँ लिखी हुई है कि एनर्जी रिजर्वायर एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके पास इतनी एनर्जी मौजूद हो, इतनी अमाउंट एनर्जी की मौजूद हो कि हमें जब जितनी चाहिए हो हम एनर्जी से उससे टेम्परेचर से उसे ले सके, ताकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके, टेम्परेचर उसका भी चेंज ना हो और हमारा टेम्परेचर भी बिल्कुल चेंज ना हो पाए। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए एनर्जी रिजर्वायर को यूज किया जाता है मोस्टली इन केसेस में। अब हम कहते हैं पहले हमने जब इसको किसी फिल्म स्पोर्ट से पकड़ा हुआ था, इसे स्टक किया हुआ था अपने हाथ से फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस में चेंज नहीं आ रहा, इधर एनर्जी टी आई है, इधर भी इसका इनिशियल टेम्परेचर टी आई। जब हमने हाथ को थोड़ा लूज किया, हैंड को हमने रिड्यूस किया उसकी डाउनवर्ड फोर्स को, तो पिस्टन क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव करने लगा और क्या हुआ, हमारी गैस एक्सपैंड करने लगी। एक्सपैंड करने से उसका टेम्परेचर लो हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, एनर्जी रिजर्वायर जो है उससे उतनी ही अमाउंट क्यू एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, जिसने उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, दोबारा से टी आई पे कांस्टेंट रख दिया। ये एक प्रोसेस है। जबकि दूसरा प्रोसेस क्या है, हमने कंसिडर किया हमारी गैस यहाँ इस जगह में फंसी हुई है, बीच में एक मेम्ब्रेन या कोई भी डिवीजन रखी हुई है, ठीक है। ऊपर इस जगह पे वैक्यूम मौजूद है, उसके ऊपर हमने पिस्टन पे कोई फोर्स नहीं लगाई हुई, पिस्टन मौजूद है अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे, यहाँ कोई भी गैस नहीं है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, गैस का इनिशियल टेम्परेचर टी आई है और उसके दरमियान में कंटेन है एक थिन मेम्ब्रेन के अंदर वो रखी गई है, जिसके दूसरी तरफ क्या है, वैक्यूम है, उसके अबव मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, अब वैक्यूम है। अब हम कहते हैं अचानक हमने कोई एक ऐसा प्रोसेस किया जिससे ये मेम्ब्रेन टूट गई, ठीक है। अब हम कहते हैं जब मेम्ब्रेन ब्रोक हो गई तो क्या हुई, गैस एक्सपैंड हो गई फ्रीली और उस सारे रीजन में फैल गई। अब सिंपल एक बात बताऊं कि हमारी जो गैस है उसने इस पिस्टन को ऊपर मूव कराने के लिए वर्क किया था, एनर्जी अपनी वेस्ट की थी, इसलिए उसे यहाँ से एनर्जी चाहिए थी और उसने एनर्जी लेके अपना काम, अपनी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट कर लिया। लेकिन इस केस में वैक्यूम में जब हमारे पास उसको एक्सपेंड करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाई उसने, कोई एनर्जी उसकी वेस्ट नहीं हुई, इसलिए उसे कोई बाहर से एनर्जी नहीं चाहिए, बाहर से हर जगह से इंसुलेट की हुई है, कोई भी एनर्जी अंदर या बाहर आने का रास्ता नहीं है और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट ही रहा क्योंकि कोई यूज ही नहीं हुआ। तो हमारे पास वो बता रहे हैं कि ये दो केसेस हैं। तो इसमें इसमें वो कह रही हैं कि ये वो केसेस हैं जो एक हमारा क्या है, जो सी और डी में डिस्क्राइब किया गया है, वो हमारा आइडियल गैस का प्रोसेस है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आई प्रोसेस में या कोई भी हमारे पास डिफरेंस नहीं आया। जबकि दूसरे में ए और बी में हमने क्या किया, इनिशियल और फाइनल स्टेट में जाते हुए वो इसके जैसी हैं, सी और डी की जैसी ही इनिशियल स्टेट है, लेकिन सिर्फ पाथ डिफरेंस है, वर्क डिफरेंट है, ठीक है। एक ने फोर्स, फर्स्ट केस में गैस ने वर्क किया है पिस्टन पे और एनर्जी फिर ट्रांसफर की है हुई है गैस में बाय हीट, जबकि दूसरे केस में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई हीट में क्योंकि वर्क डन की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा जब वर्क डन किया गया है तभी एनर्जी कम हुई है उसके अंदर, तो एनर्जी उसको देने के लिए हमने हीट ट्रांसफर हुई है। दूसरे केस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुई क्योंकि वर्क डन 0 था, गैस पहले की पहले जैसी कंडीशन में है। कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर जो हीट के थ्रू हीट है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्क डन की तरह ही डिपेंड करती है पार्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द सिस्टम पे। जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया कि वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, तो हीट एनर्जी के ट्रांसफर जो है वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे। दूसरे वर्ड्स में जो हीट एंड वर्क है जो दोनों है वो डिपेंड करते हैं पीवी डायग्राम पे, जो फोर्थ फॉलो किया जाए इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को अटेन करने के लिए। इनमें से कोई भी क्वांटिटी सोलली अलग से निकाली नहीं जा सकती एंड पॉइंट्स को देखते हुए किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, बल्कि पाथ पे डिपेंड करेगा आखिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया गया है। तो ये बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।